RCT घाटकोपर के लिए निकल चुके हैं और वहाँ पे आज हम मिलने जा रहे हैं चेस ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद के साथ। तो क्षितिज इज़ वेरी एक्साइटेड। क्षितिज, आर यू एक्साइटेड टू मीट? ओके, नॉट श्योर हम मिल पाएंगे या नहीं, बट विल ट्राई। वी हैव जस्ट बिगन द जर्नी। ऑल राइट, तो हमने अभी अनाया को पिक किया है स्कूल से। यू कैन सी दैट। अनाया से हेलो। ओके, तो हम सब निकल चुके हैं स्कूल के लिए, सॉरी RCT के लिए हम निकल चुके हैं। एंड अनाया को हमने पिक किया अभी स्कूल से। सो अनाया को स्कूल से पिक किया, अनाया की ड्रेस चेंज की स्कूल में ही। एंड अनाया इज रेडी टू फ्लाई ओके टू इन RCT में क्या क्या करने वाले हो अनाया? स्टेशनरी लेगी बस, और कुछ नहीं करना है वहाँ पे? स्टेशनरी लूंगी, ड्रेस लूंगी। अच्छा, वहाँ पे ना एक ये है, घोस्ट का ये है, जाना है? हॉन्टेड हाउस है, उसके अंदर जाना है? हाँ, मुझे भूत का बहुत पसंद है। हम लोग भूत खेलते हैं। ओह, ऑल राइट। सो हॉन्टेड हाउस में जाएंगे। ओके क्षितिज, आर यू एक्साइटेड? हम जहाँ जा रहे हैं, जिससे मिलने जा रहे हैं। ओके अनाया, आप बैठ जाओ। क्षितिज से अभी कुछ क्वेश्चन पूछने वाला हूँ मैं। सो गाइज, टुडे बेसिकली वी वांटेड टू अंडरस्टैंड। क्षितिज को हमें अच्छे से जानना है। तो क्षितिज अभी एज यू नो, अब मेरे से बहुत लोगों को पता होगा क्षितिज इज अ चेस प्लेयर। तो वो काफ़ी दिनों से चेस खेल रहा है, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा जानना चाहते हैं। तो क्षितिज, कैन यू जस्ट ब्रीफ योर चेस जर्नी इन फ्यू वर्ड्स? I started chess 8 years ago. So in the starting 4 to 5 years, I wasn't playing it very seriously. But after lockdown ended in 2021, I took chess very seriously and started working on it. And now I am also working on it very much, like 4 to 5 hours daily. Okay, so you have got your FIDE rating as well, right? आपको FIDE रेटिंग मिल चुका है। यू क्लासिकल में भी, रैपिड में भी एंड ब्लिट्स में भी आपको आपकी रेटिंग है, राइट? तो कैन यू जस्ट टेल व्यूअर्स कि आपकी रेटिंग अभी क्या है हर एक फॉर्मेट में? क्लासिकल मेरा 1590 है, रैपिड 1561 एंड ब्लिट्स आई डोंट नो। बट अभी इस मंथ में मेरा रैपिड 122 बढ़ा है 2 टूर्नामेंट्स में। So basically you'll be close to 1700 now. Yeah, 1683. 1683. Okay. Okay. So so first you started playing chess since since you were 8 years, right? Yeah. तो initially एक बच्चे को अगर चेस सीखना है तो उसका इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए क्या करना होता है? उसको रेगुलर कितना टाइम चेस को देना पड़ता है, या फिर हाउ ही विल काइंड ऑफ बेसिक थिंग्स जो चेस के लिए होता है। स्टार्ट जब कोई करता है तो उसके माइंड में क्या क्या रहता है? लाइक यू स्टार्टेड, आपके माइंड में क्या था उस समय? वेर यू नॉर्मली प्लेइंग चेस, और आप उसको इंजॉय करके खेल रहे थे? स्टार्टिंग में ना सब लोग चेस एंजॉय करने के लिए ही खेलते हैं। बाद में जैसे उनके अंदर इंटरेस्ट डेवलप आता है ना, और वो इंटरेस्ट डेवलप होता है रेटिंग से। जैसे वो रेटिंग वाला सिस्टम उनके मन में आ जाता है ना, एक बार उन्होंने बेसिक सीख लिया चेस का, और जैसे ही वो गेम जीतने लगते हैं, उनकी रेटिंग बढ़ने लगती है, उतना उनमें इंटरेस्ट आता है कि अब मैं और अच्छे से खेलूँगा और रेटिंग बढ़ेगी। ओके। फिर धीरे धीरे वो बुक्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे वो कोचिंग लेना स्टार्ट करते हैं सीरियसली, और फिर उनको रेटिंग मिलती है। वो लोग रेटेड टूर्नामेंट्स खेलने जाते हैं अनरेटेड होके, और फिर वो रेटेड प्लेयर से विन या फिर ड्रॉ करते हैं और उनको रेटिंग मिलती है। ओके, सो नाउ यू आर प्लेइंग चेस सिंस 6 years, राइट? 6 साल हो गए आपको, आप चेस खेलते हो। You started since 8 years, now you are 14 year old, okay? तो ये जो 6 साल का जर्नी है, इसमें चेस में ऐसा क्या है कि आपको बहुत इंटरेस्ट आया? एंड व्हाई नॉट अदर स्पोर्ट्स? क्यों नहीं आपको लग रहा है कि दूसरा स्पोर्ट्स आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया और आपको चेस ही क्यों इतना अच्छा लगा? क्योंकि मैंने जब चेस खेलना स्टार्ट किया, उसके बाद मैं ना हर एक गेम के बाद इतनी सारी पॉसिबिलिटीज़ मिलती थी ना, एक गेम के बाद फिर ये पॉसिबिलिटी मिली, मैंने वो खेलना स्टार्ट किया, फिर से पॉसिबिलिटीज़ मिली। तो चेस में एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ है, बहुत पॉसिबिलिटीज़ है। तो मेरे को सब ट्राई करने के लिए एक्साइटमेंट था।
तो मैं ऐसे खेलते गया और धीरे धीरे ना मुझे चेस में एकदम इंटरेस्ट हो गया कि मैं अभी इसको छोड़ ही नहीं सकता, मैं ये हमेशा के लिए कंटिन्यू करूँगा अपने लाइफ में। ओके, ऑल राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू व्हाट यू सेड। अगर चेस नहीं तो क्या, आप क्या कर रहे होते और क्या दूसरा आपका एम होता, या फिर मे बी यू वुड नॉट हैव बीन डूइंग एनीथिंग और जस्ट स्टडी। तो आपका चेस के अलावा मतलब अगर चेस नहीं होता आपकी लाइफ में तो क्या करते आप? तो मैं रूबिक्स क्यूब मैं करता हूँ फर्स्ट, वो मैं करता हूँ। मतलब मैं अभी तक प्रैक्टिस कर करके अंडर 10 सेकेंड्स तक आ गया होता, बट मैंने प्रैक्टिस नहीं किया तो अभी मैं 30 सेकेंड्स में। ओके, तो बेसिकली एक क्यूबर बनते हैं आप। ओके, और क्यूब के बारे में भी इंटरेस्टिंग चीज़ है। आई मीन आई नो अबाउट क्षितिज, सो मुझे तो बहुत कुछ पता है क्षितिज के बारे में। सो व्हेन ही वाज जस्ट आई थिंक 3 to 4 year old, उस समय से इसका क्यूबिंग स्किल बहुत अच्छा था, इसके फिंगर मूवमेंट्स काफ़ी अच्छे थे। तो इनिशियली मैंने खुद में सीखा एंड देन ही स्टार्टेड शोइंग इंटरेस्ट व्हेन ही वाज वेरी स्मॉल। तो इसमें इसको इंटरेस्ट आया मेरे से सीखने से, मैंने पहले सीखा फिर इसको सिखाया मैंने। तो जितने तरह के क्यूब्स होते हैं पहले मैं सीखता था। सो दिस इज़ हाउ इट स्टार्टेड। हर एक क्यूब पहले मैं सीखता था, चाहे वो 2x2 हो, 3x3 हो, 4x4 हो, 5x5, 6x6 तक हमने किया लास्ट, इफ़ आई कैन रिमेंबर इट करेक्टली। और हाँ, 6x6 का क्यूब भी हमारे पास है। तो सारे क्यूब्स पहले मैं सॉल्व करता था, देन ही स्टार्ट इसको सिखाता था मैं कि ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। फिर आई मीन इसका जो फिंगर्स का टेक्निक था, इट वॉज वेरी गुड। सो ही डिफीटेड मी मैनी टाइम्स। सो स्पीड वाइज आई थिंक वॉज वेरी गुड। बट हाँ, सीखने का जहाँ तक सवाल है, पहले मैं सीखता था, फिर मुझे जब आ गया तो मैं इसको वो डेटा ट्रांसफ़र दे देता था, फिर ये करता था और फाइनली मैं भूल जाता था। फिर मुझे अभी कुछ उतना अच्छे से याद नहीं है। बट हाँ, क्षितिज का क्यूबिंग स्किल वाज वेरी गुड। सो क्यूबिंग इसको काफ़ी अच्छा लगता था। तो चेस नहीं तो क्यूब, दैट इज़ करेक्ट। आई मीन वो शायद क्यूबिंग कर रहा होता, दैट इज़ करेक्ट। और अपार्ट फ्रॉम स्टडी, आई मीन डूइंग एनीथिंग एक्स्ट्रा इज़ इट्स काइंड ऑफ बर्डन। और मेरी कुछ भी आप एक्स्ट्रा अच्छा करना चाह रहे हो तो उसमें आपको फुल फोकस करना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन टू क्षितिज। अगर कोई है जो कि चेस में बहुत अच्छा करना चाहता है, बहुत इम्प्रूव करना चाहता है, तो उसको चेस में कितना टाइम डेवोट करना चाहिए, स्टडी में कितना, क्योंकि उसको स्टडी भी करना है साथ में, राइट? तो दोनों चीज़ों को अगर साथ में लेके चलना है तो कितना टाइम क्या देना पड़ेगा? अगर आपको चेस में ज़्यादा इम्प्रूव करना है और स्टडी भी करना है, तो आई थिंक स्टडी तो वो डिपेंड करता है कि आप कितने स्कॉलर हो। अगर आपका कम टाइम में ज़्यादा स्टडी हो जाता है तो आपको स्टडी को एकदम कम टाइम मिलेगा। और अगर अगर स्टडी में वीक और टाइम देना चाहिए तो आप स्टडी को ज़्यादा टाइम देना चाहिए। और चेस को मिनिमम तो चेस को 2 hours तो देना ही पड़ेगा प्रैक्टिस के लिए, लेकिन आप आउट ऑफ टच हो जाओगे। और बहुत सारे लोग हैं वो लोग नए नए स्किल सीखेंगे और आपसे आगे निकल जाएंगे। स्किल्स की आपसे ज़्यादा उनको खेल पता रहेगा, फिर और आपको पजल सॉल्व करने पड़ेंगे, तो जाके आप इस लेवल पे आओगे। तो आप 2000 से कम नीचे गिर जाओगे। ओके, सो चेस अगर कोई सीखना चाह रहा है उसमें स्टार्टिंग बहुत बेसिक्स चीज़ें क्या क्या होती हैं? पीस मूवमेंट्स, पीस के नाम, बेसिक एक्शन, मिनट किंग मेट, ओके, बेसिक ओपनिंग प्रिंसिपल्स, बस, एंड फ्यू टैक्टिक्स फॉर विन स्किल। ये सब चीज़ें बेसिक्स होती हैं जो कि हर एक प्लेयर को जब वो चेस स्टार्ट करता है तो वो पता चल जाता है। तो ये जो है कितने दिनों में बच्चों में डेवलप हो जाता है? आई मीन किसी ने चेस क्लास में एडमिशन लिया तो स्टार्टिंग जो बेसिक स्किल है उसको सीखने के लिए क्या लगता है, कितना टाइम लगता होगा? इसको सीखने में देखो, सीखने में तो 1 month जाएगा, लेकिन वो अप्लाई कितना होगा वो पता नहीं, क्योंकि सीखने के बाद ना एक दिन अप्लाई होता है, दूसरे दिन फिर उससे कम अप्लाई होता है, तीसरे दिन और कम अप्लाई होता है। ओके, तो आई थिंक के बीच में थोड़ा हमने पेट्रोल भराया गाड़ी में, सो हम लोग गए थे। तो क्षितिज अगेन आई मीन बेसिक्स के बारे में समझना था कि अगर किसी को चेस स्टार्ट करना है, चेस एज ए करियर स्टार्ट करना है, या फिर तो चेस एज ए प्लेयर, आई मीन जस्ट फॉर इन्जॉयमेंट,
तो बेसिक स्किल सीखने में क्षितिज ने बोला कि आई थिंक 1 month इज गुड एनफ टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ द चेस। आई मीन पीसेज के बारे में समझ लिया हमने, या फिर तो बेसिक टैक्टिक्स एंड चेकमेट्स आपको चेकमेट एक पैटर्न्स हो गए। सारे चेकमेट पैटर्न्स तो नहीं आएंगे, बेसिक में स्टार्टिंग में बेसिक हम चेकमेट कैसे करते हैं, तो वो बेस स्टेलमेट क्या होता है, चेकमेट क्या होता है, या फिर तो उसमें कास्लिंग हमको समझना पड़ता है, फॉर्क समझना पड़ता है, राइट। ये सारे स्किल्स आपने बताए कि जो बेसिक्स में कवर हो जाते हैं, और आई थिंक इट विल नॉट टेक 1 month मोर देन अ मंथ। बट हाँ, अगर बहुत छोटा बच्चा है तो आई एम श्योर कि उसको ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि उसको एक ही चीज़ अंडरस्टैंड करना पड़ता है। तो एक ही चीज़ अंडरस्टैंड करने के लिए उसको थोड़ा ज़्यादा समय लग सकता है। बट अगर थोड़ा थोड़ा बड़ा है बच्चा, तो आई थिंक ही विल अंडरस्टैंड इट इन अ मंथ, राइट। बिगिनर्स के लिए जो चेस होता है, स्टार्टिंग में चेस के जो बेसिक स्किल्स होते हैं, वो समझने में बहुत टाइम नहीं लगता है। ओके क्षितिज, नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू। ओके, चेस में क्या प्रॉब्लम है? आई मीन कोई परफेक्ट क्यों नहीं हो सकता? आई मीन एज ए मैग्नस कार्लसन भी ब्लंडर कर देता है और वो हार जाता है, या फिर तो क्यों नहीं एक बहुत बड़ा ग्रैंड मास्टर हो, उससे भी ब्लंडर्स हो जाता है। आई मीन सिंपल, रिसेंटली मैंने सुना था कि ग्रैंड मास्टर को किसी ने स्कॉलर मेट किया। आई थिंक सूर्या गांगुली वाज दैट, राइट। सूर्या गांगुली को पता नहीं, आई मीन दिस इज़ वेरी बेसिक थिंग, यू नो। तो ऐसा कैसा हो जाता है? आई मीन ये क्यों होता है? यस, फर्स्ट रीज़न इज डिस्ट्रैक्शन। अगर वो चेस खेलते वक्त अगर डिस्ट्रैक्ट हो गए कहीं और पे, अगर उनके मन में कुछ और आ गया अचानक से, और अगर उन्होंने बोर्ड पे फोकस नहीं किया कि अपोनेंट का लास्ट मूव क्या है, उसकी वजह से होता है ये सब। और कभी का और जो स्ट्रॉन्ग ग्रैंड मास्टर्स रहते हैं, उनसे कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, क्योंकि देखो हर एक प्लेयर परफेक्टली नहीं खेल सकता हर एक मूव, क्योंकि अगर वो थाउजेंड्स ऑफ गेम्स खेलेगा, हर एक गेम में एक क्योंकि ग्रैंड मास्टर्स के सामने में उनके सामने ग्रैंड मास्टर्स ही रहते हैं खेलने के लिए। अगर ग्रैंड मास्टर कोई बिगिनर के साथ खेलेगा, वो मिस्टेक फ्री खेलेगा, क्योंकि उसको पता है कि वो बिगिनर्स को कैसे हराने वाला है और वो कैसे टाइप के मिस्टेक्स करते हैं। अगर ग्रैंड मास्टर के सामने ग्रैंड मास्टर खेल रहा है, वो भी ग्रैंड मास्टर को सपोज एक स्ट्रॉन्ग ग्रैंड मास्टर है और एक ग्रैंड मास्टर है, तो जो ग्रैंड मास्टर है वो भी स्ट्रॉन्ग ग्रैंड मास्टर को टफ ही देगा, मतलब वो टफ मूव्स ही खेलेगा, जिससे कि उसको और सोचना पड़ेगा। दूसरा रीज़न है ब्लंडर करने का, टाइम प्रेशर। अगर टाइम प्रेशर में आ गया कोई भी ग्रैंड मास्टर, तो ऑब्वियसली सबको मिस्टेक हो सकता है, क्योंकि अगर कम टाइम रहेगा उनके पास तो फिर वो लोग मिस्टेक करेंगे, क्योंकि सोचने को कम टाइम रहता है। तो ग्रैंड मास्टर्स के भी होते हैं मिस्टेक। सो ब्लंडर का मेन रीजन होता है कंसंट्रेशन, राइट। तो चेस का वेरी इंपॉर्टेंट रूल है फ्रेंड्स कि आपका कंसंट्रेशन लेवल बहुत अच्छा होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए। इसके लिए लाइक मैं क्षितिज को भी बहुत बार रेकमेंड करता हूँ मेडिटेशन करने के लिए, जहाँ पे कि फोकस कर पाए बोर्ड पे, ज़्यादा कंसंट्रेशन दे पाए, और पेशेंस डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है व्हेन यू आर प्लेइंग चेस। तो एक तो हो गया पेशेंस, कंसंट्रेशन। दूसरा मैंने बहुत सुना है, बहुत लोगों से सुना है क्षितिज, एंड हाउ डू यू अग्री और नॉट, आई डोंट नो, कि चेस में स्ट्रैटेजी बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। व्हेन यू आर प्लेइंग अगेंस्ट अ स्ट्रॉन्ग प्लेयर, एक स्ट्रैटेजी होती है कि भाई मुझे इस साइड से अटैक करना है इसके ऊपर। तो इसमें आप कितना अग्री करते हो, और आप अपने गेम्स में ये चीज़ को कितना अप्लाई करते हो? आई टोटली अग्री विद दिस, और मैं मेरे गेम्स में 100% ऑफ द टाइम अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। कभी मैं खुद का भी स्ट्रैटेजी देखता हूँ, और मैं सामने वाले की स्ट्रैटेजी के हिसाब से मेरी स्ट्रैटेजी बनाऊँ कि सामने वाला कैसा खेल रहा है, तो मेरे को उसके ऊपर डिपेंड रहेगा मेरा स्ट्रैटेजी। ओके, सो ओपोनेंट भी स्ट्रैटेजी बनाएगा ऑफ कोर्स, वेदर यू आर प्लेइंग ब्लैक और विद द वाइट पीसेस, तो ओपोनेंट का तो स्ट्रैटेजी रहेगा। तो उस समय मुझे ये समझना है कि प्रिपरेशन कितना काम आता है। जब कोई स्ट्रैटेजी बना के आया है, तो वहाँ पे आपने ऑलरेडी प्रिपेयर किया है, कुछ बुक से प्रिपेयर किया, कुछ इंजन से लर्निंग होता है। आई मीन चेस इंजन आपको हेल्प करता है, राइट, टू लर्न एनीथिंग। तो प्रिपरेशन का मेन चीज़ है ना, प्रिपरेशन कैसे हेल्प करता है, टाइम सेविंग में। मतलब अगर किसी ने स्टार्टिंग में प्रिपेयर कर दिया रहेगा कि वो उसको क्या खेलने का है, तो उसको स्टार्टिंग में सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि सामने वाले ने क्या खेला, उसके हिसाब से ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसको ऑलरेडी पता है
ये तो अच्छे मूव है, बेस्ट मूव है, ओके तो वो टाइम सेविंग है। तो फिर बाद में क्या होता है, ओपोनेंट के पास कि आपने अगर ओपोनेंट से ज़्यादा प्रिपेयर किया है तो ओपोनेंट के पास कम टाइम रहेगा, आपके पास ज़्यादा टाइम रहेगा, क्योंकि आपने ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया है। ओके अगेन आई मीन स्ट्रैटेजी तो ठीक है, स्ट्रैटेजी आप बनाते होगे, आप प्रिपेयर करते होगे अपने आप को। तो चेस का जो गेम होता है इट स्टार्ट्स विद द ओपनिंग, राइट? तो आपको कितने तरह की ओपनिंग्स पता है एंड व्हाट इज योर फेवरेट ओपनिंग? तो फर्स्ट कितने तरह की ओपनिंग्स आप जानते हो? ऑलमोस्ट 100 जानता ही होगा मैं इजीली, बहुत सारे ओपनिंग्स हैं और अभी मैं नाम लेने को जाऊंगा तो बहुत टाइम हो जाएगा। नहीं, मुझे समझना है कि आपका फेवरेट ओपनिंग क्या है जो आपकी मोस्टली फेवरेट ओपनिंग ओके। सो नेक्स्ट इज आपको कितने तरह की ओपनिंग्स पता है एंड यू सेड कि देयर आर 100 ऑफ ओपनिंग्स, राइट? तो कोई भी प्लेयर जैसे कि वाइट से अगर आता है, ही इज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड अगेंस्ट सम ओपनिंग, राइट? तो उसको आप टैकल कैसे करते हो? आई मीन इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो आपका ही फेवरेट ओपनिंग खेलने वाला है, राइट? तो यू शुड नो कि आप उस ओपनिंग को कैसे हैंडल करोगे। अगर सामने वाले समथिंग आउट ऑफ बुक, समथिंग आउट ऑफ बुक ओपनिंग आ गया, कुछ भी खेले, बिकॉज देयर आर 100 ऑफ ओपनिंग्स ना। या कुछ भी खेले वो ना, तो मैं ओपनिंग प्रिंसिपल्स के हिसाब से ही खेलूंगा, मतलब कंट्रोलिंग द सेंटर, मेरे पीसेस डेवलप करके रखूंगा, मेरे सेंटर कंट्रोल रहेगा, सब अच्छे से ओपनिंग प्रिंसिपल्स के हिसाब से करूँगा, कैसल जल्दी कर दूंगा, किंग सेफ्टी का प्रॉब्लम बता देगा। ओके, सो लाइक अर्ली कास्लिंग यू सेड, राइट? और या फिर तो जो भी ओपनिंग प्रिंसिपल है, अकॉर्डिंग टू ओपनिंग प्रिंसिपल ही आप जाओगे, भले वो कुछ भी करे। तो वहाँ पे एक बहुत डेंजरस चीज़ आती है, ट्रैप। अगर उसने कुछ ऐसा ट्रैप प्रिपेयर किया है तो उसके लिए आप कैसे रेडी रहते हो कि ओपनिंग ट्रैप्स के अगेंस्ट रेडी होने की जरूरत नहीं है। जो लोग ओपनिंग ट्रैप्स करते हैं ना, वो लोग बच्चे हैं, क्योंकि वो ऐसे मूव रहते हैं ना, क्लियरली एक एडवांस प्लेयर को समझ जाता है ये कुछ तो ट्रैप लगाने के लिए ही खेल रहा है, या फिर वो कुछ तो ऐसे ट्रिकी खेलने की कोशिश कर रहा है जो कि इजीली हम लोगों को पता रहेगा कैसे उसको टैकल करने का है। या तो फिर जो ओपनिंग ट्रैप रहते हैं ना, वो बहुत पॉपुलर हो जाते हैं, तो हमें पता चल जाता है उसका पहले से, और हम लोग उसके अगेंस्ट पहले से ही प्रिपेयर करते हैं। ओके, सो ओपनिंग में अगर कोई ट्रैप लगाने की कोशिश करता है तो यू आर सेइंग कि उसके लिए आपने इतना स्टडी किया है लास्ट 6 साल में कि यू आर ऑलरेडी अवेयर कि वो एक ट्रैप है और उसमें आप नहीं फंसोगे, क्योंकि उसका आपको उस ट्रैप का आपको ऑलरेडी पता रहता है कि इसको हमें कैसे पार करना है, राइट? ग्रेट। नहीं भी पता रहा तो भी नॉलेज से हो जाएगा। ओके, सो ये हो गया ओपनिंग के बारे में। अब ओपनिंग से आगे बढ़ते हैं। आपने सेंटर कंट्रोल कर लिया और गेम एक फुल फ्लो में स्टार्ट हो चुका है। ओके, गेम स्टार्ट हो गया, अब आप मिडिल गेम में आ गए हो। मिडिल गेम में क्या होता है? आई मीन इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों हो जाता है मिडिल गेम कभी कभी? मिडिल गेम में बहुत चीज़ें होती है, अटैक, डिफेंस, पोजिशनल चेस। हम लोग अपने पीसेस को मनूवर करते हैं। पीस मनूवरिंग मतलब इधर से उधर करके अच्छे जगह पे लाते हैं हम लोग अपने पीसेस को। फिर हम लोग अपने पीसेस को ऐसे पोजीशन करते हैं कि हम लोग किंग पे अटैक कर पाए। हम लोग अपने पॉन्स को लेके जाते हैं आगे मिडिल गेम में, या फिर हम लोग अपने रूक्स को लेते हैं और हम लोग रूक लिफ्ट बोलते हैं उसको, रूक को आगे लेके अटैक करना रहता है। और बैटरीज होती है बहुत सारी। तो ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं ना, तो आपको अपने स्ट्रैटेजी के साथ सामने वाले की स्ट्रैटेजीज भी सोचने पड़ते हैं, तो उसकी वजह से गेम एकदम कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ओके, सो मिडिल गेम में जहाँ पे आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन रहता है, जहाँ पे कि ब्लंडर का ज़्यादा चांस रहता है, राइट? मिडिल गेम में ही लोग ज़्यादा ब्लंडर करते हैं और फिर या तो पोजिशनल एडवांटेज दे देते हैं दूसरे ओपोनेंट को, इवन राइट? मटेरियल एडवांटेज चले जाता है, मटेरियल एडवांटेज भी हो जाता है। हाँ, करेक्ट, दैट्स राइट। मटेरियल एडवांटेज इन द सेंस की, सो गाइज, मटेरियल एडवांटेज इन द सेंस की गिविंग ओपोनेंट अ फ्री पीस और फ्री, यू नो, कुछ भी आप फ्री में दे देते हो, लाइक नाइट, रूक और बिशप आपका फ्री में, मतलब आप कोई टैक्टिक्स, आपने उसकी टैक्टिक्स को समझा नहीं और आपने एक फ्री पीस दे दिया, राइट? तो आपने उसको पीस का एडवांटेज दे दिया। पोजिशनल एडवांटेज देना मतलब आपका पोजीशन बहुत अच्छा था और आपने वहाँ पे ऐसा कुछ खेल दिया कि आपका पोजीशन गया और आपका पोजीशन बहुत ख़राब हो जाता है, जहाँ पे कि आप मटेरियल इक्वल रहे, लाइक किंग का सेफ्टी नहीं रहता है। तो
वो होता है पोजिशनल एडवांटेज देना ओपोनेंट को। और अगर आपने ओपोनेंट को पोजिशनल एडवांटेज दिया या फिर पीस एडवांटेज दिया तो बहुत डिफिकल्ट होता है कम बैक करना। देर आर चांसेस कि वहाँ पे आप कम बैक कर सकते हो, इट इज़ नॉट लाइक दैट। हाँ, बट अगर अच्छी स्टडी रहेगी ना तो कमबैक भी इजीली हो जाता है। हाँ। जैसे कि अगर मैग्नस कार्लसन को कोई भी पोजीशन दे दिया जिसमें कि अगर वो पीस डाउन अगेंस्ट मेरे लेवल पे तो शायद ड्रॉ हो सकते हैं, फिर वो मैं जीत सकता हूँ। बट अगर मेरे से थोड़े लोअर लेवल पे अगर मैग्नस कार्लसन को पीस डाउन दे दी तो फिर मैग्नस कार्लसन इजीली हरा देगा उस बंदे को, क्योंकि उसकी ज़्यादा नॉलेज है, उसको ज़्यादा एक्सपीरियंस है कैसे कमबैक करने का। ओके, सो बेसिकली आई मीन मिडिल गेम में यही होता है कि यू नो यू हैव टू बी अगेन फोकस्ड, बहुत ज़्यादा फोकस। ओपनिंग ठीक है, ओपनिंग पढ़ा हुआ बुकिस रहता है मोस्टली, तो बुक के हिसाब से ओपनिंग आप खेलते हो। मिडिल गेम में यू हैव टू बी वेरी सीरियस, बहुत फोकस करना पड़ता है। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम को वहाँ पे ही देना पड़ता है चेस में, जहाँ पे कि आप मिडिल गेम में क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि वो आपका एंड गेम को डिसाइड करता है। ओपनिंग और मिडिल गेम डिसाइड करता है कि एंड गेम आपका कैसा होगा, और वो उसके लिए आप प्रिपेयर होते हो। लाइक बहुत सारे केसेज में मैंने देखा क्षितिज के गेम्स में, वो खुद ही बताता है आके कि उसने सारे पीसेज एक्सचेंज ओपनिंग और मिडिल गेम ख़त्म करते करते इक्वल पोजीशन रहता है, सब कुछ एक्सचेंज कर लेता है। अब एंड गेम में कैसे जीतना है वो इम्पोर्टेंट होता है। तो मोस्टली क्षितिज को अभी ये थोड़ा पता चल गया है, मुझे जहाँ तक लग रहा है कि गेम को मिडिल गेम को बेसिकली ऐसा पोजीशन करना है कि सामने वाला ओपोनेंट आई थिंक क्षितिज यू विल बी एबल टू एक्सप्लेन बेटर कि अगर आपसे कोई थोड़ा सा मतलब रेटिंग में ठीक ठाक प्लेयर है तो आप कैसे खेलते हो? आई मीन सारे पीसेज एक्सचेंज कर देते हो पहले, और एंड गेम में पॉन्स का अगर इक्वल है तो फिर सामने कैसा भी प्लेयर है, मेरी स्ट्रेटजी एक ही होती है कि मैं तो अटैक करूंगा और मैं खेलूंगा, बस सिंपल। अटैक करके खेलना है, दैट्स ही इज एन अटैकिंग प्लेयर, अटैक करके खेलना चाहता है, लाइक T20 काइंड ऑफ प्लेयर, जहाँ पे कि मार धाड़ करो और ख़त्म करो गेम को जल्दी जल्दी जो भी है। तो नहीं, मेरा वैसा नहीं है, मेरा एक दूसरा अटैकिंग स्टाइल है जो मैं रिवील नहीं कर रहा। ग्रेट, कीप इट विद इन यू। आई विल कीप इट। ओके, तो कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी है जो कि वो रिवील नहीं करना चाहता है, बिकॉज इवेंचुअली आई एम श्योर कि ये वीडियोस बहुत लोग देखेंगे, सो ही वांट्स टू कीप समथिंग विद इन हिम, सो वो उसको रिवील नहीं करना है। सो बेसिकली बट बेसिकली मैं स्ट्रेटजी जो भी है वो मैं सारे के सारे ओपोनेंट्स, चाहे उसका कम रेटिंग हो चाहे उसका ज़्यादा रेटिंग हो, मैं मेरी स्ट्रेटजी सेम ही रखूँगा, मैं कुछ चेंज नहीं करता। ओके, ऑलराइट, ठीक है। आई थिंक हमने मिडिल गेम का बात कर लिया, अब एंड गेम में आ जाते हैं थोड़ा। एंड गेम में मोस्टली आई मीन कितना चैलेंजिंग है? एंड गेम में पीसेस कम होते हैं, एंड गेम बहुत कम। गेम वो फेज है ना गेम का जिसमें पता चलता है कि प्लेयर सच में स्ट्रांग है कि नहीं है, मतलब उधर ही पता चलता है कि मेन चीज़ है वो, उधर ही पता चलता है। एंड गेम में पीसेस कम होते हैं, राइट? हाँ, तो इट इज़ मोर अबाउट व्हाट, कैलकुलेशन करना ज़्यादा ये अच्छा बहुत रहता है कैलकुलेशन लगता है एंड गेम में, क्योंकि पीसेज आपके पास बहुत कम है। सो आपको पता है कि अब मेरे पास 3 पॉन है, एक रूक है ना, कुछ ऐसे स्लाइट एडवांटेज नहीं रहता, नहीं तो वाइट जीतेगा, नहीं तो ब्लैक जीतेगा, नहीं तो ड्रॉ। तो आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ता है एंड गेम में कि आपने एक भी मिस्टेक किया तो सीधा ओपोनेंट को विन ही मिल जाता है, सीधा मेट पे आ जाता है। तो एक भी मिस्टेक सीधा मेट, ऐसा रहता है एंड गेम। लाइक बैक रैंक वाला होता है। नहीं, बैक रैंक नहीं, वैसा नहीं, मतलब लॉन्ग मेट, मतलब कि ओपोनेंट को दिख जाता है कैसे वो जीतने वाला है, और फिर वो जीतते फिर वो चेकमेट पे आ जाता है। तो एंड गेम ऐसा जगह है ना जहाँ पे ज़्यादा स्टडी चाहिए, और वहाँ पे पता चलता है कि प्लेयर सच में स्ट्रांग है कि कौन सा प्लेयर वीक है। सपोज अगर 2 प्लेयर खेल रहे हैं, एक स्ट्रांग है और एक वीक है, और दोनों इक्वल एंड गेम में है, इक्वल, तो वहाँ पे स्ट्रॉन्गर जो प्लेयर है वो जीतेगा। तो उससे पता चलता है कि कौन ज़्यादा स्ट्रांग है, तो एंड गेम में ही मेन है कौन स्ट्रांग। ओके, सो एंड गेम, मिडिल गेम, ये 2 फेज चेस के ऐसे हैं जहाँ की बहुत फोकस की ज़रूरत है। और ओपनिंग तो बेसिकली है ही इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ओपनिंग अगर आपका अच्छा नहीं हुआ तो आप ओपनिंग में ही हार जाओगे। तो ओपनिंग, मिडिल गेम, एंड गेम सब इक्वली इंपॉर्टेंट है। इट्स नॉट लाइक दैट कि मिडिल गेम बहुत अच्छा है, बट हाँ, जहाँ बहुत ज़्यादा फोकस करना है दैट्स द मिडिल गेम में, और एंड गेम में भी आपको उतना ही फोकस करना पड़ता है। आपके पास कम पीसेज रहते हैं बट आपको उतना ही ध्यान देना पड़ता है। ओके, सो गाइज, अगर कुछ आपके भी क्वेश्चन रहे, you can comment us and you can ask your questions in comment,
will try best to, क्षितिज will try to answer those questions. So क्षितिज से ही input लेके will update in comment section. So आपके अगर कुछ क्वेश्चंस रहेंगे तो आप पूछ सकते हो. ओके, तो आज क्षितिज जा रहा है ग्रैंड मास्टर GM विश्वनाथन आनंद से मिलने. इसके पहले भी आई थिंक हम एक ग्रैंड मास्टर से मिले हैं. आई थिंक RCT में ही गए थे आई गेस. आई थिंक क्या नाम था? प्रवीण. नहीं. आई थिंक इज़ अ वेरी फेमस ग्रैंड मास्टर. अभी तो गए थे रिसेंटली, बंटी भी आया था, इस समय हम गए थे साथ में. यहाँ पे RCT घाटकोपर में ही गए थे. क्या नाम है? बहुत ही वेरी फेमस ग्रैंड मास्टर जिससे हम मिले थे. ना अभिजीत कुंटे से तो हम मिले हैं एक टूर्नामेंट में. स्लिम है वो बहुत. क्या नाम है उसका? गुकेश. ओके, गुकेश डी से. सॉरी, मेरे भी दिमाग से निकल गया था. सो गुकेश डी से हम मिलने गए थे. आई थिंक गुकेश डी के साथ हम, हाँ, तो हम वहाँ गए थे. ओके, तो क्षितिज आपको आई मीन इंडिया के कितने ग्रैंड मास्टर के बारे में पता है? आप कितनों का नाम ले सकते हो? चलो लेट्स स्टार्ट. विल काउंट. 1 2 4 5 6 7 8. Just 8 ग्रैंड मास्टर. यस, कंटिन्यू. वैशाली रमेश बाबू. वाह, मम्मा ने भी एक उसको हिंट दे दिया. 9. ओके, और बस. हाँ, बस. ओके, निहाल सरीन 10. आई थिंक देयर आर मेनी, बट आई थिंक उसको याद नहीं आ रहा है. आई एम श्योर उसको बहुत पता है बहुत सारा, पर अभी फिलहाल के लिए उसको कुछ याद नहीं आ रहा. ओके, इंटरनेशनल ग्रैंड मास्टर्स कितने पता है? लेट्स स्टार्ट 1 by 1. इंटरनेशनल ग्रैंड मास्टर्स सागर शाह, लेवी रोजमैन, एरिक रोजन, इंडिया के नहीं ना. इंटरनेशनल ग्रैंड मास्टर मैग्नस कार्लसन हो गए. अच्छा, इंटरनेशनल ग्रैंड मास्टर्स. यस, ओके, मुझे लगा इंटरनेशनल मास्टर्स. इंटरनेशनल ग्रैंड मास्टर. मैग्नस कार्लसन, 1 हिकारू नाकामुरा, 2 यानो करवाना, 3 बिंग लिरेन, 4 टेपोमिया, 5 विंसेंट कीवर, 6 रिचर्ड रैपोर्ट, 7 देन एरिक हैंसन, 8 मैक्सिम बशीर लगराव, 9 शक्रियार मोहम्मद यारो, 10 10. बस 10 ही. ओके, ग्रेट. सो अब आ रहा है आपके लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और मुझे भी इस क्वेश्चन का आंसर एक्चुअली जानना है. तो लेट्स सी आपका व्यू क्या है. सो क्षितिज, जब आप चेस खेल रहे हो, इतने दिनों से चेस खेल रहे हो, अब आपको ये बताना है इसमें पेरेंट्स का रोल कितना इम्पोर्टेंट होता है? पेरेंट्स का रोल तो इम्पोर्टेंट होता ही है. फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर कोई बच्चा है तो उसको ट्रैवल में पेरेंट्स हेल्प करते हैं. फिर जब आप एक टूर्नामेंट में पहुंचते हैं उसके बाद भी पेरेंट्स का बहुत हेल्प होता है, क्योंकि पेरेंट्स ही हम लोग को वहाँ पे हेल्प करते हैं. मतलब कि अगर हम लोग हारे जीते तो हम लोग उनको आके बताए तो हम लोग को हेल्प करते हैं. सपोज हम लोग हार गए और रो रहे हैं तो वो हम लोग को मोटिवेट करते हैं कि हम लोग नेक्स्ट राउंड में और अच्छे से खेलें. और पेरेंट्स हम लोग के लिए वो बैग भी, मतलब कि बैग में एकदम अच्छे से ना पेरेंट्स स्टूडेंट्स के लिए हेल्प करते हैं कि अगर उनको गेम के दौरान कुछ चाहिए, जैसे कि वाटर बॉटल, एनी रिसोर्सेज, जिससे कि वो उन लोगों को एनर्जी मेंटेन रखना चाहिए गेम के टाइम पे, तो वो हम लोग के लिए लाते हैं ताकि प्लेयर्स अच्छे से खेलें. ओके, तो अब आप बताओ आपकी मम्मा का इसमें रोल कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप बहुत सारे टूर्नामेंट्स अभी खेलते हो. ओके, तो अभी जो मैंने सब बोला ना वो सब मम्मा के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बोला है. मतलब मम्मा जैसे हेल्प करती है वैसे ही बोला है. तो सेम चीज़, क्योंकि पापा का जस्ट काम है रजिस्टर कर देना, उसके बाद तो बाकी काम मम्मा का ही रहता है मोस्टली. तो एज ए पेरेंट्स आपका बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है कि बच्चे को सिर्फ रजिस्टर करने से कुछ नहीं होता है. इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि उसका सब कुछ ख्याल रखना पड़ता है हमें. लाइक उसका
जो खाने का होता है वहाँ पे क्या खाएगा वो, बाहर का खाना ज़्यादा अवॉइड ही करना चाहिए। दो हम टूर्नामेंट के टाइम पे नहीं कर सकते मोस्टली, बट हमें अवॉइड करना पड़ता है। टूर्नामेंट्स के टाइम पे ड्राई फ्रूट्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चे को देना। चिक्की हो गया या फिर कैश्यू, आलमंड, ये सब कुछ लेके जाना पड़ता है। साथ में अनाया भी खाती है, ये देखो इसीलिए बोल रही है पीछे से। ओके, सो ये इंजॉय करती है, हर एक टूर्नामेंट में जाती है और इंजॉय करती है। अभी रिसेंटली हर टूर्नामेंट में 2 अंजीर खा के जाते हैं। हाँ, तो ये एक है लाइक मम्मा इसको एक हैबिट बना दिया है कि भाई मम्मा ने बहुत है। अंजीर खा के जाना। या फिर तो हर एक मैच के पहले मैच के पहले जब क्लासिकल टूर्नामेंट्स होता है, आई थिंक इट्स अ लॉन्ग फॉर्मेट टूर्नामेंट होता है, तो वहाँ पे ड्राई फ्रूट्स का डब्बा ये सब कुछ प्रिपेयर करना एक पेरेंट का रोल होता है, जहाँ पे कि पहले से प्रिपेयर करके उनको देना पड़ता है। हाँ, मम्मा मुझे ज़्यादातर मखाना देती है, वो मेरे फेवरेट है ड्राई फ्रूट्स में से। हाँ, तो जो भी है आई मीन ड्राई फ्रूट्स साथ में रखना बहुत तो ये इम्पोर्टेंट बहुत होता है, बहुत हेल्पफुल होता है। साथ में लाइक एज अ प्लेयर वो एक वाटर बॉटल कैरी करेगा हमेशा, क्योंकि उसको पानी के लिए बीच में पानी चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो यू शुड नॉट बी वरीड और कहाँ मिलेगा क्या मिलेगा, ये सब चीज़ को सोचना नहीं होता है। तो आई थिंक इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट रोल फॉर ऑफ पेरेंट्स, नॉट टू ओनली कि हाँ बस चेस टूर्नामेंट खेलने जाना है वो खेलेगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है वहाँ पे। ओके, राइट क्षितिज? और पापा का रोल कितना इम्पोर्टेंट है? सेम, पेरेंट्स मतलब पापा और मम्मा दोनों का। हाँ हाँ, ओके। सो एज अ व्हाट आई फील कि चेस टूर्नामेंट में जब बच्चा बहुत छोटा होता है, ओके, व्हाट आई हैव सीन सीरीज, जब स्टार्टिंग में बहुत छोटा था, गेम हार जाता था कि फॉर सम रीजन तो रोता था, तो उस समय उसको सपोर्ट चाहिए, उसको मोटिवेशन चाहिए। तो ये सब चीज़ों के लिए आई थिंक पेरेंट्स का एक रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वहाँ पे उसको एक्सप्लेन करना कोई बात नहीं है, अभी नेक्स्ट राउंड अच्छा खेलना है, नेक्स्ट राउंड के लिए बूस्ट करना पड़ता है उसको। ओके, मोटिवेशन नहीं अगर देंगे तो बच्चे का क्या होता है कि वो नेक्स्ट मैच वापस से हारेगा, वो पहले से प्रिपेयर हो जाता है कि हम हारने वाले हैं। ओके, आई थिंक एक चीज़ मुझे याद आया, तो आई वुड लाइक टू आस्क यू कि ऐसा क्या होता है कि जब मैच के लिए जाते हो और आपको अपोनेंट का सामने का रेटिंग मालूम पड़ता है, तो इतना नर्वसनेस क्यों होता है कि, और माइंड पहले से क्यों रेडी कर लेता है कि मैं हारने वाला हूँ या फिर तो मैं अच्छा नहीं खेल सकता हूँ, मैं टफ फाइट नहीं दे सकता हूँ? ऐसा रहता है कि वो रेटिंग देख के सामने वाले का डर जाते हैं, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि एक बार जब आप बहुत सारे टूर्नामेंट खेलने के बाद एक्सपीरियंस हो जाता है ना, तो फिर आपको पता चलता है कि अभी रेटिंग का कुछ इतना मतलब नहीं है, आपके गेम के ऊपर मतलब है कि आप कितने भी रेटिंग को हरा सकते हैं। वो रेटिंग सिर्फ एक नंबर है, उसका एक्चुअल स्ट्रेंथ रहेगा बोर्ड पे कि वो कितना कंसंट्रेशन लेके आ रहा है, कितना प्रिपरेशन लेके आ रहा है, और वो क्या खेलने वाला है उस टाइम पे उस प्लेस पे बोर्ड पे, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। रेटिंग सिर्फ एक नंबर है, तो हमें उससे डरना नहीं चाहिए। ओके, ग्रेट। आई थिंक ये एक बहुत हेल्पफुल होगा, जो भी एक प्लेयर ऐसा प्लेयर है जो कि रेटिंग को देख के पहले ही डिसाइड कर लेता है कि भाई इसकी रेटिंग बहुत ज़्यादा है, मुझे इसके साथ थोड़ा संभल के खेलना चाहिए, राइट? ये सब चीज़ें तो होती है। आई थिंक अगर आपसे कोई अच्छा रेटेड प्लेयर मिला है तो डेफिनेटली वो एक अच्छा खेलता होगा, तभी उसको अच्छी रेटिंग मिली है, राइट? ऐसा नहीं है कि वो ऐसी रेटिंग लेके आ गया है, करेक्ट? बट एक ओपोनेंट उसके साथ जो कि कम रेटेड है या फिर अनरेटेड है, वो एक अगर टफ फाइट देता है तो वो उसके लिए एक विन है, राइट? वो एंड तक लड़ता है, भले वो हार जाता है लेकिन एंड तक लड़ता है, तो वो एक उसके लिए एक तरह से बहुत बड़ा बूस्ट होगा, उसके लिए एक बहुत बड़ा बूस्ट होगा इन द सेंस कि उसने बहुत अच्छा फाइट किया, वो इतना इजीली हारा नहीं उसके, क्योंकि जो एक अच्छे रेटेड प्लेयर होते हैं, जो उनके पास बहुत सारी स्ट्रैटेजी होती है, वो अगर थोड़ा कम रेटेड प्लेयर है तो उसको पता है, उसने सारी स्टडी की हुई है, आई मीन उसने ऑलरेडी बहुत कुछ देखा हुआ है अपने चेस करियर में, तभी जाके आज वो एक अच्छे रेटिंग पे खड़ा होता है। तो उसके सामने कोई भी ट्रैप या ट्रिक इस्तेमाल करना इट्स वेस्ट, जस्ट एक वेस्ट होता है। ओके, वहाँ पे आप अपना पीस दे के सोचोगे कि नहीं मैं जीत जाऊँगा,
तो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग. ओके, It is सो very जब एक child- अच्छा प्लेयर अगर आपके साथ कोई खेल रहा है तो वहाँ पे हमें कोई ट्रैप ट्रिक्स ये सब इस्तेमाल नहीं करना है. वहाँ पे आपको एक नॉर्मल प्लेयर की तरह खेलना है. उस दिन अगर आपका अच्छा है तो आप जीत भी सकते हो. अगर उस दिन आपका अच्छा नहीं है तो देर आर लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज. विन हो सकता है, हार सकते हो, ड्रॉ हो सकता है. एनी पॉसिबिलिटी इन चेस. चेस में ऐसा नहीं है कि कि चेस में हम लाइक मैं तो स्टार्टिंग से देखता आ रहा हूँ चेस, तो मुझे पता है कि यहाँ पे एक छोटा बच्चा 9 साल का बच्चा 55 साल के सीनियर सिटीजन या फिर 65 ईयर तक के एज के प्लेयर को भी मैंने देखा है कि उसने उसको हरा दिया. तो यहाँ पे चेस ऐसा गेम है कि कोई एज मायने नहीं रखता. तो एक छोटा बच्चा है वो मतलब बड़ों को भी हरा सकता है और एक सीनियर सिटीजन जो कि चेस खेलते हैं वो भी एक टफ फाइट दे सकते हैं एक अच्छे प्लेयर के साथ. तो चेस में एज डजंट मैटर कि आप कितने साल के हैं. इट्स इम्पॉर्टेंट ऑन द डे बोर्ड पे उस दिन उस समय आपने क्या खेला. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो चेस में एक बहुत अच्छा मैंने देखा है ये चीज़ कि आपका एज मायने नहीं रखता है. और ऐसा है कि आप चेस किसी भी एज में स्टार्ट कर सकते हो चेस को खेलना. तो इस तरह से मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत अच्छा गेम है यहाँ पे कि हमने क्षितिज से आज समझा. लाइक ये एक गेम है कंसंट्रेशन का, पेशेंस का. यहाँ पे आपको बुद्धि के साथ साथ बल भी इस्तेमाल करना पड़ता है. बुद्धि बल इसलिए बोलते हैं तो बुद्धि बल जो है चेस में आपको अपने दिमाग का भी इस्तेमाल करना है, स्ट्रैटेजी भी बनाना है, पेशेंस भी दिखाना है. साथ में आपको हर एक मूव में कंसंट्रेशन चाहिए. तो बहुत सारी चीज़ें का मिक्सचर है जिससे कि बच्चों का ब्रेन काफ़ी डेवलप होता है. तो एक हम चेस को एक बोल सकते हैं कि एक बहुत अच्छा गेम है जहाँ पे कि बच्चे एंजॉय करने के साथ साथ उसको अपनी लाइफ में भी अगर इम्प्लीमेंट करेंगे तो लाइफ में भी हमें हर चीज़ में स्ट्रैटेजी बनाना, हर चीज़ को समझना, डेवलप करना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो इट्स अ वेरी गुड थिंग. ऑल राइट क्षितिज, थैंक यू. बहुत अच्छा रहा. आई थिंक हमारा इंटरेक्शन काफ़ी अच्छा रहा. तो विल सी टू इट. सो गाइज प्लीज़ डू लाइक आवर चैनल, डू सब्सक्राइब आवर चैनल इन केस इफ यू हैव नॉट. सो हम ऐसे ही बहुत सारे कंटेंट्स लेके आएंगे. तो आज हमने क्षितिज का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिया, समझा क्षितिज से. तो कुछ और क्वेश्चंस रहेंगे तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हो. ओके, सो विल ट्राई टू आंसर दोज क्वेश्चंस फ्रॉम क्षितिज. टेक केयर एवरीवन. बाय बाय. The wait is over. Mr. Vishwanathan Anand is here. Can we have a huge round of applause for him, please? He has been making us proud since so many years. और आप लोग कितनी हल्की तालियां बजा रहे हो यार? Louder! Oh my God! He's here. Today here, Upstep Academy in association with our City Mall, along with our gifting partner. I'm looking for help. Trying to get their ages. Okay. Very young. Very young.
happen over here. So what is going to happen is all will go to each one of the kids and play a music with all of them, simultaneously with all of them. So it is going to be quite interesting. But before that, I would like to ask you one question. Okay, so firstly, my mom is a huge fan. I am a huge fan. And my colleagues are a huge fan of everyone is, right? So, one after I've seen some of your videos and is that I've seen what kind of dedication you have for chess. And like, there were so many critics who told you that leave chess. And even recently people, like a few years back, they told me to retire. But I'm like, no, I will not. And your family background is all into academics and careers like that. And this is a wonderful sport, and you have given an identity to chess in India because you were the first grandmaster, as we all know. So, what gives you that motivation for chess? I think mainly I was lucky not to see the videos when I was not retired, so I didn't have to pay attention to them. But I like it. I don't know why. That's true sportsmanship. And yeah, so I had seen one of your point. What was your feeling when it happened? The sort of modality of one of our things. वो जो ब्राउन कोट पहना है ना हाँ उसके साथ मैंने खेला और मैं जीता वो भी चेस खेलती
से भागी जा रही है। तो क्या चाहिए अनाया को इधर से? ये क्या है अनाया? ये क्या चाहिए? व्हाट इज दिस? सरप्राइज कलेक्टिबल्स इन एवरी बॉल। अरे वाह! एंड नो प्लीज डोंट ईट मी, वी आर नॉट चॉकलेट्स। ये चॉकलेट नहीं है अनाया। हाँ, पता है चॉकलेट नहीं है, चॉकलेट नहीं है। अनाया हाय टू फ्रेंड्स। हाय, देखो अनाया कितना इंजॉय कर रही है। सो आज हम आर मॉल में आए हैं। ऋषि आनंद की चेस खेल रहे हैं आज। क्षितिज वॉज वेरी इंटरेस्टेड, तो हम यहाँ पे आए हैं। देखो अनाया अपना इंजॉय कर रही है। नाइस। व्हाट इज दिस? दिस इज व्हाट लीफ? ओके, the rose leaf. There mama is coming in our mall. See, she has one beautiful dress gifted by me. Hi. Hi बोलो ना, hi करो, hi. Hi करो, hi. तो यहाँ पे अभी चल रहा है टूर्नामेंट मास्टर विश्वनाथन आनंद स्प्रिंग चेस with different players. It's a kind of ceremony wherein multiple players. With our city mall, along with our gifting partners, Bargain, Bookhart, Emory, Smoke Kingdom, and Equator, present and welcome you to an epic package with the 5-time World Record winner, the very first Grandmaster from India, and the Deputy President of NID, Mr. Vishwanathan Anand. And your is right now, playing with these lovely from Octave Academy, and
let's see. Sit down, let's see. हम जा रहे हैं डिकैथलॉन, यहाँ पे शायद हम थोड़ी शॉपिंग करेंगे। जस्ट मुझे शूज़ लेना है, स्पोर्ट्स शूज़, अनाया के लिए भी शूज़ लेना है, कुछ भी शायद शूज़ लेने वाला है। तो हम जा रहे हैं डिकैथलॉन, एंटर कर रहे हैं डिकैथलॉन में। Come from this side. Anaya, this side. Come. उधर नहीं. Let's go. चलाओ. Go, go, go. Go that side. उधर. अंदर. See how he's running. See. हाँ, very good. ऐसे ही करो. Yes, 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 yes. Go, go, go. Fast करो थोड़ा. Now turn, turn. Turn and come this side. Fast, fast. हाँ, कोई संभालो संभालो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। उतरना नहीं है, उतरना नहीं है। देखो पप्पा सिखाएगा। पहली बार चलना है। इसके ऊपर ऐसे पैर रखना है, ठीक है, एंड यहाँ पे पूरा पैर होना चाहिए, और इसको आगे लेके जाओ। मेरे से टूट जाएगा, ठीक है, मैं नहीं चला सकता इसको, तो आपको ये बच्चे लोगों के लिए है। गो। ऐसा नहीं। Dear customers, this was a false alarm. Please do not panic and continue with your shopping. I repeat, this was a false alarm. Thank you. Come, 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 fast. हैंडल संभालने का, हैंडल। साइकिल कैसे चलाते हो? जैसे हैंडल को लेफ्ट राइट घुमाने का। हाँ, हैंडल को लेफ्ट राइट घुमा सकते हो। वेरी गुड। देयर इज वेरी नाइस, इट्स अ वेरी नाइस सिस्टम फॉर बिलिंग. Just need to put everything in this box. Is it 13? And it's a self It's checkout. 13, but this is the 10. Very nice system in Decathlon we got, wherein just need to put everything. बहुत सारी शॉपिंग हुई, देख सकते हो, पूरा का पूरा बैग फुल हो गया. पेमेंट कार्ड से करना है. प्रोसीड टू चेक आउट। ये लो, इसे click कर HDFC वाला. Wow, this is very nice. One, enter. So guys, we'll be leaving from the venue in some time now. It was a very nice video wherein we got to know about Kshitij. We met with Vishyanand sir. We was inches close to us, and we'll go and eat something and then we'll leave. So guys, do like and subscribe to our channel if you have not. We'll be coming up with such contents wherein you'll enjoy a lot. So see you in the next video, guys. Take care. Bye bye.